वेलकम दोस्तों, स्वागत है। चलिए तो BHIC 103 जहां पर हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे और पूर्व मध्यकाल की बात कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम की मैंने आपको सेम ही कॉन्सेप्ट के साथ क्लास प्रोवाइड की है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और आपको सारी ही फ्री क्लासेस यहां पर मिलने वाली हैं। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम हिस्ट्री की ही बात करने वाले हैं, इंडियन हिस्ट्री की ही बात करने वाले हैं। मतलब आज की क्लास का टॉपिक भी हमारा भारतीय इतिहास ही है दोस्त, है ना। नया कुछ नहीं है, भारतीय इतिहास ही है, लेकिन आप इसे पूर्व मध्यकाल का समय कह सकते हैं। अब ये पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा पीरियड होता है दोस्त? ये वो पीरियड होता है जब प्राचीन भारतीय इतिहास तो समाप्त हो जाता है और मध्यकालीन इतिहास अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ होता। ये कंप्लीट हो गया, ये स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये जो बीच का पीरियड है इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? पूर्व मध्यकालीन भारत कहते हैं। इसमें यही डेट्स और यही टॉपिक्स ज्यादातर एग्जामिनर पूछता है, इसी की बात करेंगे। मेजरली जो 500 साल का पीरियड है 300 BC से लेकर आपकी 300 BC तक, ये जो आपका पीरियड है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? 300 BC से लेकर 200 BC तक का पीरियड, ये जो लगभग आप कह सकते हैं ये पीरियड है यहाँ पर, इसी पीरियड की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्लियर? एक मिनट, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक छोटी सी टाइमिंग को लेकर एक मिनट चेक करने दीजिए। हाँ, वही मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर ये ईसा पूर्व गलत लग गया है दोस्त, है ना। इसे ईस्वी कर लेना, क्योंकि ये 500 सालों का पीरियड होएगा ना, ये इसे आप क्या कर लेना? ईस्वी कर लेना। क्लियर? तो ये जो पीरियड है ये आपका कहलाता है पूर्व मध्यकालीन। इस पीरियड में व्यापार शहरीकरण कैसा था? इस पीरियड में कौन कौन से व्यापारिक बंदरगाह थे जिनसे क्या किया जाता था? व्यापार किया जाता था। बंदरगाह समझते हो? पोर्ट। पोर्ट मतलब समुद्री किनारे पर एक ऐसी जगह है जहां पर सभी समुद्री जहाज रुकते हैं या फिर जहां से व्यापार दूसरे देश से किया जाता है। कौन से मार्ग से? समुद्री मार्ग से। दो मार्ग होते हैं व्यापार के, एक स्थल मार्ग, एक समुद्री मार्ग। तो समुद्री मार्गों से व्यापार करने के लिए जो समुद्री जहाजों के बंदरगाह बनाए जाते हैं उनकी बात भी हम करेंगे। कौन कौन से वाणिज्यिक संगठन थे इस समय में उनकी बात करेंगे और महिलाओं की स्थिति की भी बात करेंगे। तो ये चारों ही टॉपिक सेम ही लगभग टाइम पीरियड के हैं। यहां पर जो काल है वो तो सेम है, लेकिन टॉपिक अलग अलग हैं। और ये 4 सवालों में से हर बार 2 सवाल एग्जामिनर हमेशा पूछता ही पूछता है। तो जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा उसे बहुत ध्यान से आपको सुनना है दोस्त। उसके बाद मैं आपको सबसे लास्ट में कराऊंगा मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, जिसका नाम है तिन्नई अवधारणा। क्या कहते हैं इस टॉपिक को? इसे कहते हैं तिन्नई कॉन्सेप्ट। तिन्नई कॉन्सेप्ट जो कि दक्षिण भारत का एक आप कह सकते हैं भू प्रणाली थी, है ना। जमीन से संबंधित एक व्यवस्था थी, है ना। अब देखिए, सबसे पहले इसी टाइम पीरियड की बात करते हैं और व्यापार और शहरीकरण की बात करते हैं। तो व्यापार के विस्तार की बात करें तो व्यापार कहां कहां तक होता था? व्यापार होता था, भारत का व्यापार होता था इस समय रोम में। रोम मतलब इटली, और इटली मतलब कहां? यूरोप। तो यूरोप में व्यापार होता था, मध्य एशिया में व्यापार होता था, चीन के साथ होता था और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ होता था। अब ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन से हो गए? ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश ये वो देश हो गए जिनमें आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, यही सभी देश क्या कहलाते हैं? आपके दक्षिण पूर्व एशियाई देश कहलाते हैं। इन देशों से व्यापार स्थल मार्ग से और जल मार्ग दोनों से होता था। भाई जहां पर स्थल मार्ग संभव था, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जस्ट एग्जांपल की बात करूं तो मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए स्थल मार्ग से व्यापार किया जा सकता था। लेकिन क्या रोम तक या फिर दक्षिण पूर्व एशिया तक हम स्थल मार्ग से जा सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर। फिर समुद्री मार्गों का इस्तेमाल किया जाता था और इसी कारण से व्यापारिक बंदरगाहों का निर्माण किया गया। भारत चीन और पश्चिम एशिया से जोड़ने वाले सिल्क मार्ग का महत्वपूर्ण केंद्र था। अब ये सिल्क रोड क्या है? सिल्क रोड वो है जो भारत को चाइना से और चाइना को पश्चिमी एशिया से जोड़ता है। इस रोड के कारण क्या होता था? वस्त्रों का व्यापार होता था, स्पेशली वस्त्रों का, मसालों का और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि रोमन साम्राज्य के लोगों को कीमती पत्थर और लग्जरी वस्तुओं का बहुत ही शौक था। महत्वपूर्ण शहरों की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र, जिसे आज के समय पटना कहते हैं, बिहार के अंदर, उज्जैन, विदिशा, मथुरा और कौशाम्बी, ये सभी ऐसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र थे जो कोई ना कोई किसी न किसी नदी के किनारे विकसित थे। जैसे पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे इसकी स्थिति थी, तो उनके कारण इनमें व्यापार और प्रशासनिक गतिविधियों के केंद्र ये बन गए। इसके अलावा अलग अलग राजाओं ने अलग अलग सिक्के जारी किए। जैसे शुंग वंश जो था, जो मौर्य वंश के बाद आया था, कुषाण शासक जिन्होंने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में आप कह सकते हैं पश्चिमी एशिया और उत्तरी भारत की तरफ क्या किया? शासन किया। इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे कुषाण शासकों ने। सातवाहन शासकों ने भी क्या किए? सिक्के जारी किए थे।
इसके अलावा कुछ गिल्ड्स, कुछ श्रेणियां यहां पर बनी हुई थी। ये श्रेणियां किसके द्वारा बनी हुई थी? ये व्यापार और उद्योगों में लग रहे लोगों के कारण बनी हुई थी। ये कुछ श्रेणियां, ये श्रेणियां करती क्या थी? ये आप ऐसा कह सकते हैं, आज के समय आप देखते हैं ना छोटे छोटे श्रमिक संघ, व्यापारिक संघ, ऐसे उस समय गिल्ड्स बने हुए थे, व्यापारियों के समूह बने हुए थे जो लोगों को ऋण देना, लोन देना जिसे आप कहते हैं, उधार पैसा देना, इन सभी क्रियाओं को करते थे। भारत से रोम को क्या क्या जाते थे? मसाले, हाथी दांत, मोती, रेशम और कपड़े का निर्यात किसको किया जाता था? रोम को किया जाता था, जबकि बदले में रोम से हमें सोना और चांदी प्राप्त होता था। ये तो थी व्यापार। अब व्यापार जिन जिन बंदरगाहों से होता था उन्हें भी तो जानना आवश्यक हो जाता है ना। तो कौन कौन से व्यापारिक बंदरगाह थे? सबसे फेमस जो बंदरगाह था वो था भरूच, जो कि पश्चिमी भारत में था। मतलब आज के आप कह सकते हैं गुजरात वाला इलाका, पाकिस्तान लाहौर वाला जो इलाका है इधर की तरफ है ना, वेस्टर्न इंडिया, जिससे रोम से और पश्चिमी एशिया से व्यापार आसान था। अब भाई वेस्ट में है तो वेस्टर्न जितने भी व्यापारिक केंद्र उनसे व्यापार इससे किया जाता था। फिर आता है तम्रलिप्ति। तम्रलिप्ति जो बंदरगाह है ये बंगाल क्षेत्र में था, बंगाल वाला मतलब ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ है तो सीधी सी बात है चाइना के साथ व्यापार करने में, और दक्षिण पूर्व एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर जैसे देशों के साथ व्यापार करने में, म्यांमार के साथ व्यापार करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। फिर साउथ इंडिया का आता है, एक तो अरिकमेडू और एक है आपका मुजरिस। ये दो ऐसे केंद्र थे जो साउथ इंडिया के थे, दक्षिण भारत के व्यापारिक केंद्र थे। जैसे तमिलनाडु में ये स्थित था और केरल में दूसरा स्थित था। दोनों से ही रोमन व्यापार ज्यादातर किया जाता था। मसाले और मोतियों का व्यापार इन दोनों बंदरगाहों से किया जाता था। कावेरीपट्टनम तो आपको पता है, ये जो कावेरीपट्टनम है इसे चोल साम्राज्य का व्यापारिक बंदरगाह भी कह सकते हैं आप, और इसे आप चोल साम्राज्य की व्यापारिक राजधानी भी कह सकते हैं। दक्षिण भारत में उस समय तीन ही तो महत्वपूर्ण सरदारियां हुआ करती थी जो मैंने आपको पढ़ाई, एक चोल वंश, एक चेर वंश और एक आपका पांड्य वंश। तो इन्हीं वंशों के अधीन हुआ करती थे दक्षिण भारत के सभी बंदरगाह। सबसे इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र का सोपारा बंदरगाह। यह पश्चिमी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि यदि महाराष्ट्र की स्थिति आप भारत के मैप में देखें तो आपको इस वाले एरिया में देखने के लिए मिलती है, जो कि भारत का वेस्टर्न इलाका है। तो भाई जिस बंदरगाह की स्थिति जहां है उसी तरफ से व्यापार करना है। अब ये नहीं कि ईस्ट का बंदरगाह है, व्यापार किससे हो रहा है? रोम से। नहीं, ईस्ट का है तो चाइना से कीजिए, म्यांमार से कीजिए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से कीजिए। यह है व्यापारिक बंदरगाहों की अब स्थिति। आगे चले देखिए। अब आता है कुछ वाणिज्यिक संगठन। मैंने आपको बताया था कि जब व्यापार इतना ज्यादा हो रहा है तो व्यापार को लेकर कुछ व्यापारिक संगठनों का भी निर्माण होगा। तो व्यापार और कारीगरों के संगठनों को श्रेणी कहा जाता था उस समय, इस बात पे लगा लेना स्टार, और इन्हीं श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं गिल्ड्स। जो करती क्या थी? ये चेक करती थी कि जो वस्तु की क्वालिटी है जिसका व्यापार किया जा रहा है उसे चेक करना, वस्तु की कीमत को चेक करना कि सही तय हो रही है नहीं हो रही, और टैक्स को कलेक्ट करना भी इसी का काम था। मतलब कुछ व्यापारियों का, कुछ कारीगरों का एक समूह मात्र यहां पर बना दिया गया था, क्योंकि व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा था देश के अंदर, तो इसे ही श्रेणी कहा गया। इस युग में आप देखें तो शुंग, कुषाण और सातवाहन राजाओं ने सभी प्रकार के सिक्के जारी किए थे ताकि व्यापार क्या हो जाए? आसान हो जाए। इसके अलावा भूमिका निभाने वाले व्यापारिक वर्ग कौन कौन से थे? बड़े व्यापारियों को सेठ कह दिया दोस्त, नगरों के प्रमुख व्यापारी को श्रेठिन कह दिया, और साधारण व्यापारी को वणिक कह दिया। तो ये कुछ व्यापारिक वर्ग हुआ करते थे। अब इसमें सरकार की क्या भूमिका थी? राज्य व्यापार पर टैक्स लेता था, जिसे आप व्यापार शुल्क भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्यापार शुल्क भी यहां पर कह सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कई बार क्या होता था? राजा महाराजा भी व्यापार में भाग लेते थे। बाजार और व्यापार मेले जो है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर लगाए जाते थे, क्योंकि जब मेले लगते हैं तो हर व्यक्ति को मौका मिलता है अपने प्रोडक्ट को मेले के माध्यम से क्या करने का? बेचने का, और नए प्रोडक्ट्स को खरीदने का। क्लियर? चलिए, ये कितने अच्छे और सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये जो पीरियड है ये लगभग आप देख सकते हैं, मैंने आपसे कहा था ईसा पूर्व हटा देना इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 1100 साल का पीरियड है ना। कितने साल का पीरियड है आपका? 1100 साल का पीरियड है। इस बीच महिलाओं की स्थिति कैसी रही? अब इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो समय जब मौर्य और गुप्त वंश का शासन हुआ करता था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य वाली पीढ़ी, और ये आपके कौन सी चंद्रगुप्त द्वितीय वाले या फिर श्रीगुप्त वाली पीढ़ी, ठीक है, समुद्रगुप्त वाली पीढ़ी। इन दोनों जगह तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो गई? इनकी स्थिति बेकार होती चली गई। जैसे महिलाओं को शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता कुछ हद तक अधिकार थे। तो स्टार्टिंग में तो क्या था? महिलाओं को थोड़े बहुत राइट्स मिले हुए थे, लिमिटेड राइट्स तो उनके पास थे। यानी मौर्य और गुप्त काल में तो महिलाएं थोड़े बहुत आर्थिक गतिविधियों में भाग ले लेती थी, थोड़ी बहुत शिक्षा ले लेती थी। और कई बार आप देखेंगे से गुप्त वंश में ही प्रभावती गुप्त का नाम शायद आपने सुना हो, कुछ शाही महिलाएं ऐसी होती थी जैसे प्रभावती गुप्त, जो भूमि दान भी कर सकती थी और कई बार कुछ प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्त की गई हैं।
लेकिन बौद्ध और जैन धर्म ने महिलाओं को धार्मिक जीवन में भाग लेने का अवसर दिया। जैसे बौद्ध धर्म में आपको पता है भिकुनिया भी क्या हो सकती हैं, भिक्षु तो आपको पता है मेल होते हैं, उसी तरीके से फीमेल भिक्षु को भिकुनिया कहा जाता है ना। तो उसमें जो थेरी होती थी, आप इन्हें थेरी भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर बौद्ध और जैन धर्म ने जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए उन्हें भी समान ही अधिकार दिए अपने धर्म के अंदर, इसलिए महिलाएं ज्यादा आकर्षित हुई। तो अभी तक तो महिलाओं की स्थिति अच्छी है, लेकिन फिर रचना होती है, फिर निर्माण होता है मनुस्मृति का। कब से कब तक? 200 BCE से लेकर 200 CE का जो पीरियड है, यहां पर मनुस्मृति ग्रंथ रचना होती है, जो समाज के लिए कुछ नियम कानून क्या करती है, तय करती है। और अब समाज बन जाता है पितृसत्तात्मक समाज। अब पति को परमेश्वर के रूप में स्थापित कर दिया गया। हुआ क्या? महिलाओं पर सामाजिक नियंत्रण तेजी से बढ़ने लगा और पितृसत्तात्मक व्यवस्था आ गई, यानी घर का हेड पिता होगा, पिता की सारी संपत्ति पुत्र को हस्तांतरित की जाएगी और इसी तरीके से पीढ़ी पिता के नाम से आगे बढ़ेगी। पिता इंपोर्टेंट होने लगा, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी होने लगी, तो विवाह और सती प्रथा बहुत तेजी से क्या होने लगी, फैलने लगी। अब ये कौन से विवाह की बात हो रही है यहां पर पता है? बाल विवाह और सती प्रथा। कम उम्र में विवाह कर दिया जाना या फिर पति की मृत्यु के तुरंत बाद उन्हीं की चिता में संवारने के लिए मजबूर करना, ये दोनों ही कुप्रथाएं बहुत तेजी से आई और महिलाओं की स्वतंत्रता अब पहले से थोड़ी सी क्या हो गई, पहले से थोड़ी सी लिमिटेड यहाँ पर महिलाओं की स्वतंत्रता देखने के लिए मिलेगी। उन्हें वही स्टीरियोटाइप थिंकिंग घर के 4 कामों तक सीमित कर दिया गया, 4 दीवारियों तक घर के महिलाओं को सीमित कर दिया गया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आपको यहां तक? बताइए दोस्त। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर है, अब इच्छा एक स्लाइड इसकी और बची हुई है दोस्त, देखिए। तो गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? महिलाओं को शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी अब धीरे धीरे कम होने लगी। मौर्य काल में जितनी थी उससे बाद गुप्त काल आया, उसमें धीरे धीरे घटने लगी। कुछ उच्च वर्ग की महिलाएं ऐसी थी जो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। विवाह की आयु अब घटने लगी और उनकी स्वतंत्रता सीमित हो गई। मतलब वही है कि धीरे धीरे समाज चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह की तरफ बढ़ने लगा। धार्मिक योगदानों की बात करें तो बौद्ध संघों में तो भिक्षुणियां भी शामिल थीं। जैसे आपने थेरी गाथा की कवित्रियां सुनी होंगी। अब थेरी कौन है? बौद्ध धर्म में सर्वश्रेष्ठ आप कह सकते हैं धार्मिक वुमेन नेता को थेरी आप कह सकते हैं, है ना। तो मतलब यहां पर बौद्ध धर्म में तो कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। भक्ति आंदोलन में भी महिलाओं की आपको क्या देखने के लिए मिलेगी? भूमिका देखने के लिए मिलेगी। जैसे भक्ति आंदोलन में 2 प्रकार के संत इंपोर्टेंट थे, एक अलवार और एक नैनार संत। तो यहां पर अलवार और नैनार संत सिर्फ मेल हो ऐसा जरूरी नहीं है, फीमेल जैसे आंडाल देवी, महादेवी अक्का, ये दोनों ऐसी संत थी जो कि आप कह सकते हैं भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। कुछ महिलाओं ने व्यापारिक और प्रशासनिक कामों में भी भाग लिया, स्पेशली दक्षिण भारत में ऐसा देखने के लिए मिला। तो स्थिति क्या रही है? डामाडोल रही है। स्टार्टिंग में अच्छी थी, बाद में धीरे धीरे नीचे की तरफ क्या हुई, जाने लगी और फिर ये नीचे ही चली गई, नीचे ही जाते ही। और मध्य काल आते आते, यानी कि आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत और मुगल काल आते आते तो स्थिति और बद से बदतर होती चली गई। तिन्नई अवधारणा क्या है? तिन्नई अवधारणा हमें दक्षिण भारत के साहित्य ग्रंथ संगम साहित्य में मिलती है। तमिल भारत में तो मतलब सीधी सी बात है, आप कह सकते हैं दक्षिण भारत की कोई परिस्थिति है। ये क्या है? तिन्नई जो है वहां पर भूमि के वर्गीकरण का एक तरीका है। इस बात को आप स्टार लगा लेना। ये क्या है? दक्षिण भारत में भूमि वर्गीकरण का एक तरीका है। इससे पता क्या चलता था? इससे पता चलता था कि कौन सी भूमि किस चीज का प्रतीक है। जैसे कुरिंजी जो भूमि है, ये पहाड़ी इलाके वाली भूमि को कुरिंजी भूमि कहा जाता था, जो प्रेम और वीरता का प्रतीक थी। और तो किसी काम में लाई नहीं जा सकती थी, तो इसलिए इसे प्रेम और वीरता का प्रतीक माना जाने लगा। कौन सी भूमि को? कुरिंजी भूमि को। फिर आती है मुल्लई भूमि, जो कि वन क्षेत्र, फॉरेस्ट वाला इलाका है, जो शांति को दिखाता है, चरवाहों को दिखाता है और प्रेम का प्रतीक है। शांति को क्यों दिखाता है? आप देखिए दोस्त, जंगलों में कब जाते साधु संत? शांति के लिए जाते हैं, ताकि जीवन से संघर्ष थोड़ा सा क्या हो जाए, कम हो जाए। खेती और संपन्नता से जुड़ा हुआ है हमारा मरुतम, यानी कि कौन सी? कृषि भूमि। मरुतम भूमि जिसे आप कृषि भूमि भी कहते हैं, ये खेती और संपन्नता से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसे आप मैदानी भूमि भी कह सकते हैं। ये कौन सी भूमि है? मैदानी इलाका है, प्लेन्स वाला इलाका। नेदल भूमि, समुद्री क्षेत्र या फिर समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र, ये मछुआरों के लिए इंपोर्टेंट था, व्यापार के लिए इंपोर्टेंट था। पालेई जो भूमि है, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगी, ये दिखाती है संघर्ष और कठिनाई। रीजन क्या है? रेगिस्तानी इलाके में खेती करना इतना आसान नहीं होता, तो इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा संघर्ष होता है। तो जो आपकी लास्ट वाली भूमि है, पालेई भूमि, ये संघर्ष और कठिनाई का प्रतीक बन गई। ठीक है दोस्त, चलिए तो यहां पर ये क्लास होती है आपकी बेहतरीन कंप्लीट। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपके सामने दोस्त। किसी प्रकार के पेड नोट्स या गेस्ट पेपर आपको चाहिए तो आप यहां से क्या कर सकते हैं? ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे कैसी क्लास के साथ।